हेलो एवरीवन, आपका इस नया वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री की क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की जो भी समरी है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40-45 मिनट की वीडियो होगी, बट आप इसे करके जाते हो तो नो डाउट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर देखते हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैं ठीक है। तो पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया से जो कुछ चीज़ें होती है वो क्या क्या हो सकती है, मतलब अगर केमिकल फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब क्या क्या बदलाव आते हैं। तो पहले हम उसे देखते हैं। तो पहली बात है कि चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था से मतलब है जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल Zn प्लस H2SO4, तो इससे क्या होगा ZnSO4 प्लस H2 यानी यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो ये क्या हुआ, इसके स्टेट में फॉर्मेशन हुआ, इसके प्रवृत्ति में चेंजेस आया, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन आया। तो पहली चीज़ क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रंग में परिवर्तन आएगा, मतलब जो भी इसके रंग्स होंगे उसमें चेंजेस आएगी। तीसरा क्या होगा कि गैसों का उत्सर्जन होगा, जैसे H2 प्लस O2 प्लस, है ना। इस तरीके से जो परिवर्तन होगा वो सब कैसे होगा, केमिकल फॉर्मेशन के कारण होगा। तापमान में परिवर्तन आएगा। तो ये चार चीज़ें क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये परिणाम आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताइए निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया से क्या परिवर्तन आ सकते हैं या क्या बदलाव आ सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ भी आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा आपके मोर देन वन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहली चीज़ इसे याद रखिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया है हमने देख लिया। अब हम ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा केमिकल फॉर्मेशन हो तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वो एक से ज़्यादा से मिलकर उसमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए CaO, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। वो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से बिना बुझा हुआ चूना का कौन सा मतलब रासायनिक नाम है, तो वो CaO आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि CaO प्लस H2O को अगर हम मिलाते हैं, यानी यहाँ पे दो कम्बिनेशन हो रहा है, तो इससे क्या निकलता है, CaOH2 प्लस हीट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम दो या उससे अधिक कम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, प्रक्रिया में केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ याद रखिएगा, बूझा हुआ चूना यानी स्लैक्ड लाइम, इसका क्या फार्मूला है, तो CaOH2, आप इसे याद रखिएगा। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaOH2 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या परिणाम आता है, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। इसका चेंजेस आएगा। ये सब हम किसके उदाहरण देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया के, यानी वो एग्जाम में दे सकता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि जिसमें दो या उससे अधिक केमिकल रिएक्शंस एक साथ होते हैं तो वो क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो मैंने ये बताया तो क्यों, इसमें एक प्लस एक दो रिएक्शन हो रहा है ना, इसी तरीके से 3 होगा 4 होगा तो वो उदाहरण में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला और, यहाँ पे आप एक और फार्मूला याद रख लीजिएगा, CaCO3, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे कहाँ यूज करते हैं, तो दीवारों पे चमक प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का। अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो प्रकार है उसे हम देखते हैं। तो पहला है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, और दूसरा है ऊष्मारोधी यानी एंडोथर्मिक। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि जो ऊष्मा होता है ना, जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, उसे हम बाहर निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी।
और उष्मा रोधी में क्या करेंगे, जो हम हीट को यानी उष्मा को ऑब्जर्व करते हैं यानी कि हम उसे लेते हैं। जैसे बॉडी में अगर हमारा पसीना बाहर आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे, तो क्या क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उष्मा छेपी का काम कर रहा है क्योंकि पसीना हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। लेकिन जब हम पंखा चला के उसे सुखाते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसे ऑब्जॉर्व करता है यानी वो अपने बॉडी में सुखा लेता है, तो क्या होगा, उष्मा रोधी। ये हमने उदाहरण देखा सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ये श्वसन का एक उदाहरण है जिसमें उष्मा का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब वो उष्मा छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये आप बस इतना एक फार्मूला याद रखिएगा, बट ये इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। बस समझने के लिए समझ लीजिए कि उष्मा छेपी और उष्मा रोधी क्या है। अगला रासायनिक परिवर्तन का यानी केमिकल रिएक्शन का जो प्रकार है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, मतलब हम कोई चीज़ मान लेते हैं कि ए चीज़ है ना, ठीक है, और एक है बी चीज़, तो हम इसे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, मतलब यहाँ बी रख लेते हैं और यहाँ ए रख लिए, तो ये क्या हुआ, विस्थापन हो गया, मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करें, परिवर्तन ला रहे, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे सिर्फ देखिए, जैसे Fe प्लस CuSO4, इसको हम डिस्प्लेस करके क्या करें, FeSO4 करें और CO करें, यानी Fe के जगह हमने यहाँ पे Cu ले लिया और CuSO4 के जगह हमने FeSO4 ले लिया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि वो एक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब वो ज़्यादा उसमें रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे डिस्प्लेस का काम कर रहा है। बस आप ऐसे याद रखिएगा। अब कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है क्या है, तो वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा और बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा सोडियम है कि पोटेशियम है, फिर अल्मुनियम है कि जिंक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन नहीं है, उसका क्रम क्या है, तो क्रम आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला हमारा है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी। रिडक्शन में इसका होता है रिड्यूस करना और ऑक्सीडेशन में इसका होता है ऑक्सीडाइज करना, है ना। मतलब ऑक्सीजन ऐसे याद रखोगे, ऑक्सी से ऑक्सीजन और डेशन मतलब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस, ठीक है, दो वर्ड, और एक्शन मतलब यानी ऑक्सीजन में कमी लाना। तो आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं कि 2Cu प्लस O2 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकालता है, 2COO, और जब हम रिडक्शन करते हैं ऑक्सीजन का तो उसका कैसे होता है, CO प्लस H2 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। अब अगला एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोरोजन यानी संक्षारण। मतलब संक्षारण मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज़ में क्षरण करना यानी ह्रास करना यानी कमी करना। अब वर्ड समझो, एक ही वर्ड है क्षरण, संक्षारण में क्या एक वर्ड है, क्षरण। क्षरण में क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में कमी लाना, बस ऐसे याद रखिएगा। तो जैसे चांदी की सिल्वर, मतलब जो चांदी में कालापन आ जाता है वो क्या हो रहा है, उसमें संक्षारण हो रहा है ना, कोरोजन हो रहा है, यानी उसमें चांदी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, इसलिए वो क्या हो रहा है, काला हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, संक्षारण का। वो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि बताइए चांदी में कालापन आने का क्या रीज़न है, तो संक्षारण यानी कोरोजन का कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरीके से दूसरा क्या है, लोहा में जंग लगना। तीसरा क्या है कि कॉपर यानी पीतल का हरा होना। ये सब क्या है, संक्षारण यानी उसकी क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता में कमी आने के कारण ये सब परिवर्तन हो रहा है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। अब अगला एक आप याद रखिएगा, रेन एसिडिटी यानी विकृत गंधिता, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जब हम फैट यानी वसा और ऑयल यानी तेल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रैन एसिड, है ना। रैन एसिड कब बनेगा, जब उसमें वसा और तेल की मात्रा में ऑक्सीडाइज होगा, है ना, यानी ऑक्सीकरण होगा, तो वो क्या हमारा बन जाएगा, रैन एसिड बन जाएगा। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे जैसे हम फूड में, है ना, फूड यानी खाद्य पदार्थों में
जब हम फैट एंड ऑयल को ऐड करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, रैन एसिडिटी का। तो सिंपली याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि हम जब किसी भी पदार्थ में या किसी भी खाद में या किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी हम फूड में फैट एंड ऑयल का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, रैन एसिडिटी यानी विकृत गंधिता। और अगर वो उदाहरण दे दे तो क्या, जैसे चिप्स बैग, यानी हम कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है जिससे फूला रहता है, तो वो नाइट्रोजन गैस। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो ये पूछेगा कि चिप्स बैग में कौन सा गैस भरा रहता है जिससे वो फूला रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। दूसरा ये पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से रेन एसिडिटी का उदाहरण कौन है, तो जैसे चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ, उसी तरीके से अन्न जो होगा जिसमें फैट एंड ऑयल्स हो तो वो किसका उदाहरण होगा, रेन एसिडिटी का। अब हमारा ना अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है एसिड, बेस और साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो पहला है एसिड। एसिड क्या होता है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, मतलब इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, पहला याद रखना है। दूसरा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब रूपांतरण, तो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में परिवर्तन होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में परिवर्तन कौन होता है, तो एसिड होता है। ठीक है, और इस स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अब अगला देखिए बेस। एसिड का मतलब पता है ना, अम्ल, और बेस का मतलब क्षार। तो क्षार क्या होता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर यानी मीठा होता है। और ये क्या करता है, तो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में परिवर्तन होता है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, पहला टेस्ट क्या होता है और दूसरा ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कौन परिवर्तन होता है और रेड से ब्लू में कौन परिवर्तन होता है। अब आप इसके कुछ इंडिकेटर यानी सूचक देख लीजिए कि जो मतलब ये बताता है कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है। ठीक है, तो पहला सूचक क्या है कि प्राकृतिक रूप से कौन ऐसा पदार्थ है जो सूचित करता है कि अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है या गंधीय है, तो वो है जैसे लिटमस। ये क्या इंडिकेट करता है कि एसिड बेस सॉल्ट है। तो किस फॉर्म में करता है, तो नेचुरल फॉर्म में। पूछेगा कि बताइए निम्न में से एसिड बेस और साल्ट का नेचुरल फॉर्म में सूचक कौन है, तो जैसे लिटमस, कैबेज लीफ यानी पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रनजिया, पेंटोनिया, उसके बाद सेट्रेनियम, है ना। और सिंथेटिक रूप में कौन है, तो मिथाइल ऑरेंज, फेनोनफेथलीन, है ना। और गंधीय रूप में जो गंध करता है, तो जैसे वैनिला, ओनियन यानी प्याज, लौंग, ये सब क्या करता है, गंध करता है ना। तो ये आपको तीनों प्रकार से याद रखना है, नेचुरल फॉर्म, सिंथेटिक फॉर्म और गंधीय फॉर्म। अब कुछ और जो रिएक्शन है वो याद रखिएगा। जैसे अगर एसिड प्लस मेटल है तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, और अगर एसिड प्लस बेस है तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, और अगर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड है तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे दो साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो आप याद रखिएगा कि एसिड प्लस मेटल छोड़ के दोनों पदार्थ जो होगा वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं लेकिन सिर्फ ये याद रहेगा कि एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और उसके अलावा सब क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तीनों में सॉल्ट कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में वाटर कॉमन है। तब कॉमन कॉमन करके जब चीज़ें पढ़ोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फायदा करेगा। अब एक और चीज़ है कि बताइए मेटल ऑक्साइड को बेसिक नेचर का कहा जाता है। तो पूछे कि बताइए बेसिक नेचर का यानी क्षारीय प्रकृति का किसे कहा जाता है, तो मेटल ऑक्साइड, यानी जो धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक नेचर का कहते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर का, यानी अम्लीय प्रकृति का। मतलब कि जो भी नॉन मेटल पदार्थ है वो उसका किस तरीके का होता है, तो अम्लीय रूप से यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब उसका टेस्ट क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी खट्टा टाइप का होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो उससे क्या रिएक्शन होकर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यानी सॉल्ट का सॉल्ट आपको चारों में आ गया और इन तीनों में क्या आ गया, वाटर। ठीक है, तो बस आप एक एसिड प्लस मेटल याद रखिएगा तो बाकी तीन का फार्मूला आपको ऐसे ही याद हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे पीएच स्केल, एसिड बेस और
सॉल्ट में अगर जैसे पूछेगा पीएच स्केल बताइए कि 7 है, तो 7 क्या है, तो 7 सबसे कॉमन है ना। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा किसी का पीएच स्केल होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिड। तो एग्जाम में पूछेगा क्या कि बताइए अगर 7 पीएच स्केल है तो क्या है, वो उदासीन है ना, मतलब वो शून्य पे गिनती आएगा। लेकिन 7 से ज़्यादा होगा तो किस में गिनती आएगा, बेस, यानी वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और 7 से कम होगा तो उसका पीएच स्केल 7 से कम होगा तो किस में गिनती आएगा, अम्लीय प्रकृति का, मतलब उसका टेस्ट खट्टा होगा। और 7 से ज़्यादा होगा तो उसका टेस्ट मीठा होगा। तो एग्ज़ाम में अगर आप भूल भी जाइएगा ना तो आपको खट्टा मीठा भी तरह का कोई चीज़ मिलेगा। जैसे नींबू है तो खट्टा है तो पक्का उसका 7 से कम होगा, यानी एसिडिक नेचर का। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। अब एक और चीज़ है कि पीएच स्केल दिया किसने था, तो सोरेन सेन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था पीएच स्केल का मान, जिसके आधार पे हम अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को मापते हैं। अब हम कुछ पीएच स्केल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट का। जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच स्केल कितना होता है, 1.2 होता है। लेमन जूस का कितना है, 2.2 होता है। प्योर वाटर मतलब जो शुद्ध पानी है उसका कितना, 7.4। ऐसे 7 होता है लेकिन 7.4। और खून का भी कितना होता है, तो 7.4 ही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 14। और मिल्क का यानी सिर्फ दूध का कितना होता है, तो 6.4। तो इसमें जो 7 से कम है वो सबका सब किसका नेचर होगा, अम्लीय नेचर का। और 7 से ज़्यादा जिसका भी वो सब क्या होगा, क्षारीय नेचर का, यानी क्षारीय प्रकृति का। अब कुछ देख लेते हैं पदार्थ जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसे सिरका में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, यानी देख लो संतरा भी खट्टा है और नींबू भी खट्टा है। नींबू और संतरा लगभग एक ही प्रकार का होता है ना, तो दोनों के दोनों में सिट्रिक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। चींटी का डंक में कौन आता है, मेथोनोइक अम्ल। सेब में कौन आता है, मौलिक अम्ल। ठीक है, तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। अब हम ना एसिड का यूज के देख लेते हैं, मतलब एसिड किस किस में उपयोग होता है। जैसे खाना पकाने में कौन सा एसिड का यूज होता है, तो हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl का। सोना व चांदी को शुद्ध करने में कौन सा एसिड यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड। लोहा पर जिंक चढ़ाने से लोहा को साफ करने में कौन सा एसिड का यूज होता है, तो H2SO4 यानी हाइड्रोस सल्फर ऑक्साइड और HNO3। ठीक है। अम्लराज में कौन सा एसिड का यूज होता है, तो HCl प्लस HNO3। ठीक है। और ये क्या करता है, अम्लराज गोल्ड व प्लेटिनम को गला देता है। तो एग्जाम में पूछा कि बताइए गोल्ड और प्लेटिनम को कौन गला देता है, तो अम्लराज। और अगर अम्लराज ऑप्शन में ना हो तो कौन कौन होगा, HCl या HNO3 या दोनों। ठीक है। बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो मेडिसिन में, यानी दवा बनाने में कौन सा एसिड का यूज होता है, तो बेंजोइक एसिड। अब देखिए यूज ऑफ बेस यानी क्षारीय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे CaOH2 जो है फार्मूला, ये क्या होता है, घरों को जो चूना लगाते हैं, मतलब चूना जो मारते हैं घरों में, उसका क्या फार्मूला है, CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी उपयोग CaOH2 का किस में होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है। और जल को सॉफ्ट बनाने में, है ना, यानी हल्का करने में जल को कौन सा बेस का यूज होता है, तो CaOH2। और उसका NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में होता है, साबुन बनाने में, दवा बनाने में। ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किस में होता है, तो पेट के गैस को दूर करने में होता है। और ये सब के सब क्या है, बेस है, यानी क्षारीय प्रकृति का। अब अगला देखिए यूज ऑफ साल्ट यानी लवण का यूज किस में होता है, तो खाना बनाने में कौन सा लवण का यूज होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। खाना का सोडा में किसका यूज होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोबन सोडा में कौन सा साल्ट का यूज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O। ठीक है। और यह जल की कठोरता दूर करने में, है ना, मतलब जल में अगर खारापन आ गया तो उसको दूर करने में कौन सा सॉल्ट का यूज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। बारूद बनाने में कौन सा सॉल्ट का यूज होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। अब कुछ और देखिए एग्जाम्पल कि अगर मुंह का यानी हमारे मुंह का 5.5 से pH कम है तो दांत हमारा खराब हो जाता है। ठीक है।
तो पूछेगा वैसे दांत खराब कब होगा हमारा मुंह का, तो जब हमारा मुंह का पीएच स्केल 5.5 से कम होगा। ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। एग्जाम में पूछेगा दांत में कौन सा वो होता है, तो इनेमल होता है। ठीक है। और कौन सा वसा होता है यानी फैट होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। ये तीनों का तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है। और दांत को मजबूत कौन करता है, तो कैल्शियम हो गया या कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों में से कोई भी दे तो आप याद रखिएगा। ये सब याद रखिए, क्षारीय नेचर का होता है, कितना क्या होता है, एक भी पॉइंट इसमें छोड़ नहीं सकते आप। अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु व धातु। ठीक है। तो पहला बात है कि मेटल कहते कैसे हैं, धातु किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब अब वो भी हाइड्रोजन को छोड़कर। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कौन निम्न में से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता जो मेटल पदार्थ का है, तो वो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के छोड़ के जितने भी मेटल हैं यानी धातु है, सबको सब क्या करते हैं, एच का त्याग करते हैं, यानी एच का माइनस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है। ठीक है। ठीक है। तो 2 + 8 + 1, तो इसमें क्या कर रहा है, एक क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ए का बनेगा Na+। ठीक है। तो ये मेटल हुआ। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल की पद्धति, उसका विशेषता क्या है वो देखते हैं। जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उष्मा सुचालक कौन है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत का उष्मा सुचालक सबसे अच्छा कौन है, सिल्वर यानी चांदी। उसके बाद कौन है, कॉपर। उसके बाद कौन है, अल्मुनियम। और उसके बाद कौन है, टंगस्टन। ठीक है। याद कैसे करोगे, स्कैट। एग्जाम में पूछे कि बताइए निम्न में से विद्युत व उष्मा का सुचालक कौन है सबसे अच्छा, तो अगर याद रहेगा तो सिल्वर। अगर लाइन से दे दे तो सिल्वर, कॉपर, अल्मुनियम, टंगस्टन। फार्मूला क्या है, स्कैट। ठीक है। और अगला पूछेगा कि बताइए सबसे कम विद्युत व उष्मा का, यह तो पूछ सकता है कि विद्युत का सुचालक, या पूछ सकता है उष्मा का सुचालक, या पूछ सकता है विद्युत व उष्मा का सुचालक। कुछ भी पूछे तो सबका आंसर यही होगा। तो सबसे कम कौन है सुचालक, तो सीसा। ठीक है। अब अगला है मेलिएबल यानी आघातवर्ध। तो बस एक ही याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल पदार्थ कौन है, गोल्ड। बस इतना ही याद रखना, यानी सोना। डक्टिलिटी यानी तन्यता, ये क्या करता है कि तार के फॉर्म में इसको चेंज करता है, मानी डक्टिलिटी तन्यता, मतलब उसको इस नेचर का बनाता है जिसके उस पदार्थ में तन्यता की मौजूदगी रहे, यानी डक्टिलिटी उसमें बढ़ जाए। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस में होता है, गोल्ड में, सोना में, और फिर किसका होता है, चांदी में। ठीक है। अब अगला है कि सबसे ज़्यादा गलनांक और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा गलनांक किस में होगा, टंगस्टन में। कितना, 3500 डिग्री तक। ठीक है। और सबसे कम गलनांक किस में होगा, मरकरी में। ठीक है। अब अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए धातु पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बायां साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ये जो है पीरियोडिक टेबल, ये आपको कहाँ पढ़ना है जी, तो ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है। इसका मैं अभी फ़ोटो नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो मैं दिखा देता कि मेटल पदार्थ किधर है। अब देखिए कि मस्ट रिएक्टिव मेटल यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे पहले पोटेशियम, यानी सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, मतलब क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ऐसे ही करके। और सबसे कम किस में, एयू में। ठीक है। एयू का आई थिंक सोना या चांदी में से कुछ होता है जी, आई थिंक सोना ही होगा एयू का, एक बार आप देख लीजिएगा। मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो ये आपका यहाँ पे ट्रिक है, काशीनाथ का माली, पहले तो कहाँ तक याद रखना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, 2 पॉइंट हुआ। ठीक है। कौन है आगे आओ, 3 तरीके से याद रखना। पहले क्या याद रखना है, काशीनाथ का माली। ठीक, पहले हो गया कहाँ तक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तक। फिर कैसे याद रखना है, आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है। कौन पकाता है, तो काशीनाथ का माली। ठीक है। आलू ज़रा फीके पकाता है, उसमें कौन आएगा, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन। उसके बाद है कौन है आगे आओ, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे कम कौन है, गोल्ड। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है,
पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? गोल्ड। दो तरीके से क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या दे देगा बताइए? सबसे अभिक्रियाशील धातु का क्रम वाइज लिखे, वो या हो सकता है तो यहाँ से दे देगा, यहाँ से दे देगा, या दूसरा क्या करेगा, यहाँ से दे देगा, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि ये आप पूरा याद रख लीजिए, ठीक है। ये किसका है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, उसका ये ट्रिक है। अब अगला ये है कि मिट्टी के तेल में हम कौन सा धातु को रखते हैं? तो पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम। अब अगला पूछेगा कि सबसे कम डेंसिटी किसका है, यानी घनत्व? तो लिथियम का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो ऑस्मियम का, ठीक है। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? तो अल्मुनियम, आयरन और कैल्शियम, ठीक है। और एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कौन है रिएक्टिव? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अल्मुनियम। तीनों तरीके से मैंने बता दिया, क्रस्ट में भी, एलिमेंट में भी, ठीक है, सब तरीके से। अब अगला है कि पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद पूछेगा एटमॉस्फेयर में, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट यानी तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। पता है 70 कुछ % पाया जाता है। और शरीर में, यानी मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, यानी हम मेटल्स को पाते कैसे, मतलब मेटल हमें मिलता कहाँ है? तो सबसे पहले का खनिज में मिलता है, यानी आपको पता है ना कि खदान जो बड़े बड़े होते हैं वहीं से खनिज में मिलते हैं। तो आपको पता है कि सोना, चांदी, हीरा ये सब कहाँ मिलता है? कोयला के खदानों में मिलता है। और कोयला के खदान क्या है? खनिज का पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा धातु कहाँ मिलेंगे? खनिज में मिलेंगे। अगर खनिज में ऑप्शन दिया रहे तो खनिज, और खनिज ना दिया रहे तो अयस्क, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा? धातु, ठीक है। तो मेटल की प्राप्ति में सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? खनिज, फिर अयस्क और सबसे नीचे मेटल। अब अगला है कि चलो धातु को अयस्क से निकाला जाता है और अयस्क को खनिज से निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब अगला है कि गैंग किसे कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि मिलता है ना उसे गैंग कहते हैं। और ऐसे पता है गैंग वार कहाँ होता है? जिसके दिमाग में भूसा भर जाता है वही ना गैंग वार करता है। अगला है फ्लक्स। तो फ्लक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो अयस्क से अशुद्धि हटाने के लिए बाहर मिलाए पदार्थ को, मतलब अगर अयस्क में कोई अशुद्धि आ गया है तो उसे निकालेगा कौन? फ्लक्स करेगा, यानी फ्लश करेगा। फ्लश क्या होता है? जब हम किसी पानी को साफ करते हैं ना, गंदगी को, तो उसे कहते हैं फ्लश। तो फ्लश से फ्लक्स, ऐसे याद रखिएगा। स्लैग किसे कहते हैं, यानी धातुमल? तो जो गैंग और प्लस फ्लक्स को मिक्स कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं, यानी हम स्लैंग करते हैं उस पर, है ना। अगला है कि निस्तापन यानी कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? तो जब हम सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। इसका क्या है रासायनिक फार्मूला? तो ZNS+O2। और इसको हीट में गर्म करेंगे तो क्या निकल के आएगा केमिकल रिएक्शन? ZNO+SO2। वर्जन यानी रोस्टिंग किसे कहते हैं? तो जब हम कार्बोनेट ओर को एयर की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्जन यानी रोस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ धातु है और उसके कौन कौन से अयस्क हैं। जैसे सोडियम का कौन सा अयस्क है? बोरेक्स और ट्रोना। डायरेक्ट पूछा है, बोलते बताइए बोरेक्स किस धातु का अयस्क है? तो सोडियम, है ना। ऐसे पूछा है कि निम्न में से सोडियम का कौन अयस्क है? तो बोरेक्स और ट्रोना, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। कैल्शियम का कौन कौन सा है अयस्क? कैल्साइट और ये क्या लिखा है? जिप्सम, ठीक है। अल्मुनियम का कौन है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रोयालाइट, फेल्सपार, एलुनाइट, काओलिन। और Cu का कौन है? क्यूपराइट और कॉपर। तो Cu का तो ऐसे याद हो जाएगा, Cu से क्यूपराइट और कॉपर। मैग्नीशियम का कौन है? मैग्नेसाइट, याद हो जाएगा, डोलोमाइट और कीसेराइट, ठीक है। Pb का कौन है? गैलेना। U का कौन है? पिंच ब्लैंड। और Fe आयरन का कौन है? सीडेराइट। अब मैं इसका एक वीडियो आपको चला देता हूँ जिसमें आपको इन सबको याद करने का ट्रिक बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जो चीज़ जो दो अच्छे किए हुए हैं तो मैं उसको फिर बार बार क्यों दोहराऊँ, है ना। तो मैं वो आपको चला देता हूँ। पढ़ने मात्र से धातु या फ्रेंड, हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने मात्र से धातु या फिर एलिमेंट का पता लगा सकते हैं।
तो पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे, इसके बाद जो डिफिकल्ट होते हैं उनको देखेंगे। हमारे सामने लिस्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आयरन पायराइट, और इसमें आयरन देखकर साफ होता है कि जरूर आयरन यानी कि लोहा से होगा। उसके बाद है कॉपर पायराइट, इसमें तो कॉपर लगा हुआ है यानी कि कॉपर, जिसे हिंदी में तांबा कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूनाइट, यहाँ पे एल्यू से बता सकते हैं कि यह एल्यू मीडियम का है। ठीक, इसके बाद जिंकाइट, इसमें जिंक लगा हुआ है यानी कि जिंक का होगा। इसके बाद बेराइट है यानी कि बेर लगा हुआ है, फिर बेरियम हो जाएगा। कॉपर ग्लास में फिर से आप कॉपर देख रहे हैं कि कॉपर, जिसे हिंदी में तांबा कहते हैं। इसके बाद जिंक ब्लेंड में जिंक देख करके जिंक बता सकते हैं। हॉर्न सिल्वर यानी कि सिल्वर लगा हुआ है। रूबी सिल्वर फिर से सिल्वर हो जाएगा। क्यूप्राइट, यहाँ पे क्यूप्राइट में बता दूं कि कॉपर को सांकेतिक भाषा में Cu लिखा जाता है, इसे क्यू भी कहा जाता है, यानी कि क्यूप्राइट कॉपर का हो जाएगा। कैल्साइट में कैल्स देख करके कैल्शियम कह सकते हैं, बिल्कुल याद रहेगा। चिली साल्ट पीटर, यहाँ पे साल्ट यानी कि नमक को, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी सीधा सा बात है ये सोडियम का होगा। ये थे कुल 12 पॉइंट्स, जिन्हें सिर्फ देखने मात्र से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि यह किस धातु का अयस्क है। तो अब बारी है उन पॉइंट्स को देखने की जिन्हें याद करने में दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटाइट और मैग्नेसाइट। दोनों शब्दों से यदि ईट हटा दें तो ये हो जाएगा मैग्नेट और ये हो जाएगा मैग्नेस। अब यहाँ पे समझिए कि मैग्नेट का काम किससे है, तो लोहा से, यानी कि पहला मैग्नेटाइट हो जाएगा लोहा। इसके बाद है मैग्नेस, मैग्नेस शब्द से मिलता हुआ कोई अगर एलिमेंट है तो वह मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नेसाइट का हो जाएगा मैग्नीशियम। ये दोनों बिल्कुल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नेलाइट, और ये संबंधित है पोटेशियम से। हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम का सांकेतिक अक्षर K होता है। अब यहाँ पे समझिए लिखा हुआ है कॉर्नेलाइट, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि कॉर्नर से लाइट निकलना। यहाँ पे बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि जो K अक्षर है, ऐसा लग रहा है कि पॉइंट है और पॉइंट वाले कॉर्नर से लाइट निकल रहा है, यानी कि हो गया कॉर्नेलाइट और सांकेतिक अक्षर K, जिसका मतलब है पोटेशियम। बिल्कुल ध्यान रहेगा, दिमाग में छप चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नेटाइट, और यह संबंधित है यूरेनियम से। यूरेनियम पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो योर नियम, यानी कि योर रूल। अगर किसी का नियम आसान है तो ठीक है, अगर रूल बहुत कड़ा हो तो कहते हैं कि योर नियम को फॉलो करना टाइट है। करना टाइट यानी कि अयस्क का नाम हो गया योर नियम यानी कि यूरेनियम। बिल्कुल क्लियर है, याद रहेगा हमेशा के लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट। वैसे तो इस नाम को पढ़ने से प्रतीत हो रहा होगा कि जरूर ये सिल्वर का होगा, लेकिन सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है, और ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आकर हमें भ्रमित जरूर करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिल्वेनाइट को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ कि सिल्वे नाई, यानी कि सिल्वर नहीं है। तो सिल्वर नहीं है तो क्या होगा, सोना होगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पायरोल्यूसाइट, और यह संबंधित है मैग्नीज से। मैग्नीज को हम थोड़ा हटकर पढ़े तो ये हो जाएगा मैग्नीट, और यदि मैं गणित में कमजोर हूँ तो जब भी पाई का मामला आएगा तो मन करेगा कि रोल्यूसाइट में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पायरोल्यूसाइट, ये अयस्क का नाम, और चूंकि मैं गणित में कमजोर हूँ इसलिए हो गया ये मैग्नीज। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काल्वेराइट, और ये संबंधित है सोना से। दोस्त मैं बता दूं कि काल्वे नाइट करके कोई भी अयस्क नहीं है, तो क्यों ना काल्वे राइट को काल्वे नाइट करके याद करें, तो हमारा ट्रिक भी आसान हो जाएगा। क्योंकि काले नाइट होने पर हम सभी का काम एक ही होता है, वह है सोना, यानी कि काले नाइट हो जाने पर सभी लोग सो जाते हैं, ये याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिलेराइट, और संबंधित है निकेल से। अक्सर आपने किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि देखो भाई मिलो, लेकिन राइट टाइम पर मिलो वरना मैं निकल जाऊंगा। ये हो गया मिलेराइट, और निकल जाना यानी कि निकेल, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिलेकाइट, और ये संबंधित है कॉपर से, जिसे हिंदी में तांबा भी कहते हैं। मिलेकाइट ऐसा शब्द है जिसे कह रहे हो कि मिले तो काट दूंगा, और ऐसा कहने के बाद यदि व्यक्ति कमजोर दिल का है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका दिल बेचारा कांप जाएगा। फिर से समझिए, मिले तो काट दूंगा यानी कि मिलेकाइट अयस्क का नाम हो गया, और व्यक्ति कांप जा रहा है यानी कि कॉपर हो गया। समझ गए होंगे, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैलेना, और ये संबंधित है लेड से, और ये दोनों शब्द अपने आप में वाक्य है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, और पता चलने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में लिख देता हूँ क्या मिला। अब पढ़ते हैं इसको, गैलेना लेड से क्या मिला। अब ले हटा देते हैं, ये हो जाएगा गैना लेड से क्या मिला। बताओ, ये शब्द जो है आपको फीलिंग आ रही होगी, किसी को ताना मारने के लिए कह रहे हो कि आखिर गए तो क्या मिला, बोले थे लेट से मत जाओ, गैना लेट से क्या मिला। अब भोजपुरी में होता है गैलेना बबुआ लेट से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिंच प्लेट, और यह संबंधित है यूरेनियम से। हम अक्सर जब भी न्यू ड्रेस बन जाते हैं तो हमारे दोस्त हमारे साथ न्यू पिंच करते हैं, यानी कि चुटकी काट लेते हैं, ऐसा कहते हुए न्यू पिंच में पिंच मतलब हो गया पिंच प्लेट, जो कि अयस्क है, और न्यू में न हटाइए तो ये हो जाएगा यूरेनियम। बिल्कुल याद रहना लाजमी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्मेल्टाइट, और यह संबंधित है कोबाल्ट से। इन दोनों को याद रखने के लिए कोबाल्ट को कर देता हूँ कचरे का बाल्ट, और कचरे का बाल्टी है आसपास तो जरूर उससे दुर्गंध तो आएगा ही। दुर्गंध कहने का मतलब स्मेल बहुत ही टाइट आएगा, यानी कि बहुत ही खराब दुर्गंध। तो ये हो गया स्मेल्टाइट कचरे का बाल्टी के कारण, इसलिए स्मेल्टाइट कोबाल्ट रिलेटेड है, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट और कोरंडम, दोनों का संबंध है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम का फर्स्ट 3 लेटर होता है ALU, यानी कि आलू। अब यहाँ पे देखिए, बॉक्स का, कार का और आलू का, तीनों का बाहरी शेप जो है तीनों एक जैसा सिमिलर होता है, मतलब मिलता जुलता, यानी कि 3 बॉक्स अगर बना दे तो पहला बॉक्स बॉक्साइट के लिए, दूसरा बॉक्स यानी कि कार वाले डब्बे के लिए, और तीसरा बॉक्स हो जाएगा आलू के लिए। तो मुझे लगता है कि आप भूल पाएंगे, याद रहना बिल्कुल लाजमी है, नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हेमेटाइट, और यह संबंधित है लोहा से। वैसे यह अयस्क बहुत ही प्रचलित है, आप यह जानते होंगे, फिर भी यदि ट्रिक की माने तो हम कह सकते हैं कि हमें टाइट होना चाहिए, बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होकर। कहने का मतलब कि हम सभी मिलकर बिल्कुल मजबूत हो जाएं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, यानी कि हेमेटाइट लोहे की तरह रहना चाहिए, याद रहेगा, भूलने का कोई चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काला माइन, और यह संबंधित है जिंक से, जिसे जस्ता भी कहा जाता है। इसे याद करने के लिए जिंक को कर देते हैं जिंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है काला माइन जिंस, मतलब व्यक्ति कह रहा है कि काला मेरा जिंस है। अब पूछा जाता होगा ना कि काला जिंस किसका है, व्हाइट जिंस किसका है, तो उसी में व्यक्ति कह रहा है कि काला माइन जिंस मतलब काला मेरा जिंस है। तो ये बिल्कुल जिंस फॉर जिंक याद रखिएगा, नहीं बोलने वाला चीज है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोनोजाइट, और यह संबंधित है थोरियम से। मोनो का मतलब है एक, जैसे मोनोक्रेसी मतलब एक का शासन, मोनोथिस्ट यानी कि एक में विश्वास। वैसे ही मोनो का फीलिंग जो आ रहा है बिल्कुल कम वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम थोड़ा सा वाला फीलिंग, थोड़ा मतलब थोरियम। और इसे अगर हट के थोड़ा सा सोचिएगा तो मिनी का मतलब भी होता है सूक्ष्म, छोटा, एकदम थोड़ा सा। तो मिनी बोलिए या मोनो बोलिए, मोनो थोड़ा सा फीलिंग आएगा, थोड़ा सा थोरियम याद भी आएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिनेबार, और यह अयस्क है पारा का। सिनेबार और पारा को कोरिलेट करने के लिए सिनेबार के लास्ट में एक आकार लगा देते हैं, तो इसका उच्चारण हो जाएगा सिनेबारा, और ये रहा पारा, बिल्कुल याद रहेगा, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। दोस्त हमारे लिस्ट का लास्ट पॉइंट है डोलोमाइट, और यह अयस्क संबंधित है 2 धातुओं से, एक है कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। सबसे पहले कैल्शियम का देखा जाए, व्यक्ति यदि कमजोर हो तो लोग कहते हैं कि शरीर एकदम
बाकी भजन में आदमी डोल रहा हो यानी कि मगन हो जाना, जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन होता है तो आदमी डोल डोल के मगन होकर गाता है भजन। और मगन मतलब मैग्नीशियम, तो याद रहेगा डोलोमाइट एक कैल्शियम का भी होता है और एक मैग्नीशियम का भी होता है। तो फ्रेंड ये देखो 31 पॉइंट्स जिन्हें मैंने ट्रिक के जरिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता सो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो चीज़ें जिन्होंने अच्छी कराई है तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जिन्होंने ये किया। ठीक है, अगला हम देखते हैं नॉन मेटल यानी अधातु क्या होता है। तो पहला है तो बैड कंडक्टर होता है यानी कुचालक होता है। कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर मतलब सुचालक, है ना। तो ये क्या होता है, धातु का कुचालक होता है। नॉन मैनिएबल यानी ये मैलिएबल नहीं होता है। नॉन डक्टाइल यानी ये तन्यता इसमें नहीं होती है। आदि आदि मतलब जो भी खराब चीज़ें मान लो ना नॉन नॉन लगा हो तो वो क्या होगा, नॉन मेटल। जैसे उदाहरण के लिए हीरा, हीरा क्या है, नॉन मेटल है पहली बात। और ये कहाँ मिलती है भारत में, तो पन्ना क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, पन्ना की खदान वाली जो क्षेत्र है उधर ये मिलता है हीरा हमारे देश में। ठीक है, और इसकी चमक कैसे होती है हीरा की, तो वो होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके आधार पे हीरा चमकता है। इसके अलावा ग्राफिट भी क्या है, तो ये भी एक सुचालक है, कंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट, और ये किसका है अप्रूव, तो हीरा का। ठीक है, एक हो गया है डायमंड, एक ग्रेफाइट, और एक और हीरा का एक और अप्रूव है ग्राफीन। याद रखिएगा इसमें नहीं दिया हुआ है ग्राफीन। और ग्राफीन क्या होता है, एक पतला सा पदार्थ होता है, ठीक है ना, हल्का सा पदार्थ। ये किसका है, तो हीरा का एक अप्रूव है या कार्बन का। ये सब कार्बन का अप्रूव है, हीरा, ग्रेफाइट और ग्राफीन। ठीक है ना, और अगर तीनों भाग पूछे तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर मोर देन वन आएगा तो आप तीनों में मारिएगा। ठीक है ना, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट अधातु का जिनका उपयोग कहाँ का है वो हम देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन, तो इसके कितने आइसोटोप होते हैं, तो 3। क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये बेसिकली पूछेगा नहीं बट मैंने बता दिया है। इसका खोज किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है, हेजरी कैवेंडिश ने, और इस पर न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। अगर ये DTO यानी ड्यूटेरियम के साथ ऑक्साइड करता है यानी H+ DTO अगर ये करेगा तो इससे क्या होगा, इससे हमें भारी जल मिलेगा। यानी इसका फॉर्मेशन से क्या होगा, H+ DTO से भारी जल। ठीक है, यानी रिएक्शन से। पहला चीज़ याद रखेंगे। DTO की खोज किसने की, तो वासबर्न ने। ठीक है, और DTO के उपयोग कहाँ होता है, तो मंदक के रूप में। ये आपका BPSC TRE 2 में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए DTO का उपयोग कहाँ होता है, तो मंदक में। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की, शीले ने, और इसमें भी कितने आइसोटोप होते हैं यानी समस्थानिक, तो 3 होते हैं। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन। तो पहला क्वेश्चन लाफिंग गैंग किसे कहते हैं, तो NTO को। ठीक है, अब देखिए अगर हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो हम ना राइजोबियम नामक बैक्टीरिया इसमें भाग लेती है। ठीक है, अगर जैसे नाइट्रोजन में हम फिक्सेशन करते हैं यानी कि नियंत्रीकरण करते हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया भाग लेगा, राइजोबियम। ठीक है, अगला है कार्बन। कितने इसमें होते हैं आइसोटोप, तो 3। अभी हमने ऊपर पढ़ा डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, और इसके अलावा ग्राफीन भी होता है। ठीक है ना, फ्लोरीन भी होता है, ग्राफीन भी होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, हेक्टर में दिखाता हूँ। तो ये आप देखो जैसे यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 4, तो ये क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। और हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। ठीक है, अभी हमने ऊपर में देखा कि ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, गुड कंडक्टर का, लेकिन डायमंड किसका है, बैड कंडक्टर का। दोनों का दोनों आप याद रखिएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैस कौन होता है। एग्जाम में पूछे कि बताइए निम्न में से नोबल कौन कौन होता है, तो हीलियम, एनी, आर्गन, केआर, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इन सभी नोबेल गैस में सिर्फ रेडॉन है जो वायुमंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहला दे देगा कि बताइए अकीरिय गैस का उदाहरण कौन है, और दूसरा पूछेगा बताइए वायुमंडल में कौन सा अकीरिय गैस पाया जाता है, तो रेडॉन। ठीक है, अगला पूछे कि वायुयान के यानों में टायरों में कौन सा गैस का यूज होता है, तो हीलियम। ठीक है,
आर्गन का यूज कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है ना। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस का यूज होता है? तो आर्गन का। और खोज किसने की आर्गन का? तो रामसे नामक वैज्ञानिक ने। अब अगला है मेटलॉइड यानी उपधातु। उपधातु में क्या होगा कि धातु व अधातु दोनों का गुण मिलेगा। और ये कितनी है? तो 7। तो इस सातों का सातों आपको ट्रिक याद रखना है, याद रखना है उपधातु का। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलिनियम, ये सबके सब किसके उदाहरण है? तो उपधातु का। ठीक है। और एक और एग्जाम में पूछेगा, बताइए वो कौन सा प्रथम मानव निर्मित एलिमेंट है? तो वो है पोलिनियम। मतलब मनुष्य के द्वारा कौन सा एलिमेंट बनाया गया। पहले तो सब प्राकृतिक रूप से है ना, किसी ने कोई वायुमंडल में है, कोई कहीं पे है ना, लेकिन जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो कौन सा एलिमेंट है? तो पोलिनियम। अभी जैसे हमने ऊपर में पढ़ा ना, संक्षारण से क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कमी आना, यानी उसकी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आना। ठीक है। तो हमने ऊपर में देखा जैसे लोहा में अगर जल से अभिक्रिया हम करते हैं तो लोहा में क्या लगता है? जंग लग जाता है। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का पहला चीज़ याद रखना है। और दूसरा ये फार्मूला याद रखना है कि बताइए लोहे में जंग लगने का कौन सा फार्मूला है? तो FeTO3H2O। ठीक है। अगला हमने देखा कि कॉपर में कैसे लगता है, हरा कैसे हो जाता है कॉपर? तो कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो कॉपर का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कॉपर में हरा होने का? तो CuCO3। और अगर कॉपर में अगर बढ़ता है कॉपर शरीर में तो इसे कौन सा रोग होगा? विल्सन रोग। ये भी याद रखिएगा। चांदी का रंग जो काला पड़ जाता है वो कैसे पड़ता है? तो चांदी जब यानी Au जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है। अब है कि हम इन सब जो जंग लग रहा है, हरा हो रहा है ना, काला पड़ जा रहा है चांदी से, हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीज कर सकते हैं, या जिंक का लेयर लगा सकते हैं, है ना। उसके अलावा क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा धातु बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? हम ना जंग नहीं लगेगा लोहा में, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? ये सारा चीज़ कर सकते हैं। कॉपर हरा नहीं होगा, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। चांदी काला नहीं होगा, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगी, बताइए चांदी का काला होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाएंगे? तो अगर ये सारी बातें आपको याद रहेगी तब मोर देन 1 ऑप्शन मारेंगे, नहीं याद रहेगा तो कोई एक मार के निकल जाएंगे। ठीक है। अब हम ना कुछ धातु के ना इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक मेटल यानी स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कृत्रिम वर्षा कौन सा धातु से होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा मतलब क्या होता है? मतलब नकली वर्षा करवाना। ठीक है ना। निशान यानी चुनाव के निशान जो बनते हैं, चुनाव निशान जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? मतलब नकली सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को। ठीक है। और एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है, इसमें है कि नहीं मुझे पता, उजला सोना किसे कहा जाता है? तो लिथियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। एक न्यूज में था उजला सोना यानी वाइट गोल्ड। ठीक है ना। किसे कहा जाता है? लिथियम को। और काला सोना किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ, कोयला को। ठीक है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना। लिख लीजिएगा ये सब। अब अगला देखिए कि हरा कशिश यानी ग्रीन वाइटरियल किसे कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट को। उजला कशिश किसे कहा जाता है? तो जिंक सल्फेट को। और लाल कशिश किसे कहा जाता है? तो कोबाल्ट सल्फेट को। अब अगला एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। अब हमारे पास अगला चैप्टर है कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। कार्बन क्या है? पहला बात तो नॉन मेटल, हमने ऊपर में देखा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो 6 है। ठीक है। अभी ऊपर में देखा ना हमने, जैसे ये कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका वैलेंसी कितना है? तो 4 है। ठीक है। ये आप कार्बन के यहाँ पे देख सकते हैं जो केमिकल बॉन्ड है वो। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन? तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है।
अगला है कि वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो बहुमुखी नेचर है, मतलब एक से जो अधिक उसका प्रकृति है वो क्या क्या है। जैसे श्रृंखलन, तो श्रृंखलन में क्या होगा, जैसे एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब एक श्रृंखला यानी एक क्रम में बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, श्रृंखलन यानी कैंटेनेशन कार्बन। चतुर्थ संयोजी में क्या होगा, चतुर्थ मतलब चतुर्थ यानी 4 इलेक्ट्रॉन अगर करेगा कार्बन के बाहरी क्षेत्र में, बाहरी आवरण में, तो क्या होगा, चतुर्थ संयोजी। अगला है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त और एक होता है अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेट नहीं होता है वो क्या होगा, असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, एल्केन। तो जितना भी जैसे देगा प्रोपेन किसका है, ब्यूटेन, तो ये सब क्या हो जाएगा, अल्केन का उदाहरण यानी सैचुरेटेड कार्बन का उदाहरण है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा देगा प्रोपेन, न्यूटेन, है ना, ब्रोमेन, ये सब किसके, सब में क्या आ रहा है, ने आ रहा है, एनी आ रहा है, अल्केन, तो ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इसका एल्केन का फार्मूला भी याद रखिएगा, CnH2n+2। एक सैचुरेटेड कार्बन के बारे में और याद रखिएगा कि यह स्वच्छ ज्वाला देती है, मतलब शुद्ध रूप से जो ज्वाला देती है वो कौन देती है, सैचुरेटेड। तो जितना भी आएगा ब्रोमेन, प्रोपेन, न्यूट्रेन, है ना, तो ये सब के सब क्या देगा, स्वच्छ ज्वाला देगा, यानी ये अल्केन का उदाहरण है। अगला देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे अल्कीन, तो जैसे ब्रोमीन, प्रोपीन, न्यूट्रीन, है ना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। एग्जाम में ऐसे ही देगा कि बताइए ब्रोमीन किसका उदाहरण है, अनसैचुरेटेड का या सैचुरेटेड का, तो आपको याद होना चाहिए अनसैचुरेटेड का, और कीन लगा हुआ है तो अल्कीन का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, C2H4। अल्काइन यानी ब्रोमाइन, सल्फाइन, सॉरी सल्फाइट होता है, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से क्या हो, ब्रोमाइन, ये सब क्या होना, Ne आ रहा है बाद में, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, अल्काइन का। फार्मूला क्या है, CnH2n-2 यानी C2H2, ठीक है। उसके अलावा एक और है एरोमेटिक, ये भी किसका उदाहरण है, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जैसे बेंजीन, इसका क्या फार्मूला है, C6H6। बेंजीन की खोज किसने की थी, तो माइकल फराडे ने। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टिक का, तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जब हम इसे गर्म करेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाएगा, और जब ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। जैसे ये एक बोतल है, ये बोतल है, तो जब इसे आप हीट देते हैं तो ये क्या होता है, हीट देते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, मतलब एकदम चूने लगता है ना, ऐसे ऐसे चूने लगता है ना, चूने लगता है ना, ठीक है। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो देखते हैं ना कठोर पदार्थ, ऐसे ऐसे कठोर, कितना भी आप इसको दबाइएगा तो दबता है। आप एक प्लास्टिक जला के इस चीज़ को अनुभव कर लीजिएगा, जिससे आपको ये याद रहेगा। थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, मतलब ये बोतल है तो बोतल का हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना, फिर से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीस्टाइरीन का, इसका निर्माण कैसे होता है, तो फेनिल एथिलीन नामक प्लास्टिक से किसका निर्माण होता है, पॉलीस्टाइरीन का। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये किसका उदाहरण है, पहली बात तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, और इसका निर्माण कैसे होता है, तो वाइनिस क्लोराइड से होता है, ठीक है, PVC का निर्माण। तो एग्जाम में सीधे पूछता है कि बताइए थर्मोप्लास्टिक का निम्न में से कौन उदाहरण है, तो आपको पता रहेगा तब ना, PVC, पॉलीस्टाइरीन, है ना, टेफ्लॉन, नाइलॉन, ये सब किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का। टेफ्लॉन का निर्माण कैसे होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथेनॉल से। नाइलॉन का इस्तेमाल आपको पता है, खटिया उटिया जो आप बनाते हैं एकदम कितना हार्ड रहता है, तो ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अगला है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है कि एक ही बार इसका इस्तेमाल होता है, मतलब ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। अगर जैसे बैकेलाइट है तो इसका हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो बैकेलाइट में क्या पाया जाता है, इसमें फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, बैकेलाइट। जैसे ये हो गया फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, प्लस NaOH, तो इससे क्या बनेगा हमारा बैकेलाइट, ठीक है।
और ये किसका उदाहरण है? दूसरी चीज़ थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग का और कौन कौन से उदाहरण है वो भी देख लीजिए, जैसे ग्लिप्टल, वीटल, मेलामाइन, ये सब किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग का। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखना। पहले पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक का कौन कौन उदाहरण है, तो पॉलीस्टायरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नाइलॉन। दूसरा पूछेगा कि थर्मोसेटिंग का उदाहरण कौन है? बैकेलाइट, ग्लिप्टल, वीटल, मेलामाइन। ठीक है ना, ये होगा। दूसरा तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पॉलीस्टायरीन का निर्माण कैसे होता है, पीवीसी का निर्माण कैसे होता है, बैकेलाइट का निर्माण कैसे होता है ना। या पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, तो थर्मोप्लास्टिक, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला हमारा है फाइबर। तो आप सब फाइबर देखे होंगे घर पे। तो फाइबर भी दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक रूप से और एक होता है जो आर्टिफिशियल रूप से हम बनाते हैं, है ना। तो प्राकृतिक रूप से फाइबर कौन पाया जाता है? कॉटन, जूट, वूल, है ना। ये सब क्या प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फाइबर है। अब ये सब का फोटो तो दिखाना नहीं ना पड़ेगा जी। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से प्राकृतिक रूप से फाइबर या प्राकृतिक रूप से रेशा कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपको तीनों का तीनों कॉटन, जूट और वूल याद रखना। और सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल रूप से कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं, तो जैसे नायलॉन। तो नायलॉन को हम क्या करते हैं? खटिया उटिया बनाने में उपयोग करते हैं। और ये एक और चीज़ याद रखिए कि बताइए कि वो कौन सा सिंथेटिक रेशा है जो प्रथम बार उपयोग किया गया था, तो नायलॉन। ये भी दो ट्रिक यहाँ से याद रखिएगा। रेयोन, ये भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। और इसका निर्माण कैसे होता है रेयोन का? तो सेलुलोज और लकड़ी से। पूछा है कि बताइए सेलुलोज और लकड़ी से कौन सा फाइबर का निर्माण होता है, तो रेयोन का। और पॉलिस्टर क्या है? एक कार्बन फाइबर है, यानी कार्बनिक रेशा है। तो ये तो पहला इसका एग्जाम्पल याद रखना है, किसका क्या निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब कुछ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख लीजिए, जैसे मीथेन। तो मीथेन का पहला फार्मूला क्या है? CH4। और इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? मार्स गैस। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए मार्स गैस निम्न में से किसे कहते हैं, तो मीथेन को। LPG में कौन कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG यानी खाना बनाने वाला रसोई घर में कौन सा गैस होता है, उसमें कौन कौन से कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सा है, तो CO प्लस NO2 N2। ठीक है, N2। वाटर गैस कौन होता है, तो H2 प्लस CO यानी H2O। बट ये फार्मूला ही पूछता है, याद रखिएगा। अगला चैप्टर है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला प्रश्न आएगा कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में पहला बार किसने सिद्धांत दिया, तो डाल्टन ने। और ये क्या बताया कि परमाणु के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये कथन गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी पाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के अलावा इसमें कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक है ना। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले किस एटम का खोज हुआ था, तो प्रोटॉन का। पहला तो क्वेश्चन यही बनता। उसके बाद किसका हुआ था? इलेक्ट्रॉन का। फिर किसका हुआ था? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चार्डविक ने। ठीक है। प्रोटॉन में कौन सा रेज पाया जाता है, तो एनोड रेज या कैनाल रेज। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा रेज पाया जाता है? कैथोड रेज। और न्यूट्रॉन में गामा रेज। ठीक है। इसमें कितना होता है गुण तीव्रता मापन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कार्बन। ठीक है, ये याद रखिएगा प्लस में। और माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C किस में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन में। आपको पता है कि प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा एटम है जो धनात्मक रूप से, तो प्रोटॉन। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नकारात्मक, यानी इस पर क्या होगा? निगेटिव मार्किंग, यानी ये ऋणात्मक होगा। और न्यूट्रॉन क्या होगा? ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो तीनों पहले ये बात याद रखिएगा। इसका कितना भार होता है, तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27। इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका 1.673 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको याद कैसे रखिएगा? पहले तो प्रोटॉन है,
तो प्रोटॉन से प्लस हो गया तो दोनों का याद हो गया, इलेक्ट्रॉन से निगेटिव तो दोनों का एक साथ ही हो गया, सिर्फ इसमें प्लस इसमें माइनस, यानी एक याद कीजिएगा दोनों याद हो गया। अब अगला है प्रोटॉन, इसका भी कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का भी माइनस, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा और ये न्यूट्रॉन है तो पॉजिटिव या निगेटिव में से कोई भी हो सकता है ना, तो इसलिए दोनों का क्या होगा सेम होगा, और सिर्फ यहाँ पे एक इसको याद रखिएगा तो बाकी दोनों का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जैसे परमाणु मॉडल के बारे में कुछ सिद्धांत है, जैसे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया, तो उसने क्या कहा कि परमाणु जो है ना वो आवेशित गोलों का बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो जैसे ये परमाणु का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, एक पॉजिटिव स्फीयर है और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ दिखाया, यानी यहाँ पे बूंदा बूंदे दिखा रहा है तो धंसा हुआ दिखा रहा है परमाणु के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसलिए उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव आवेश यानी ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछे कि बताइए वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश यानी ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के परिमाण समान होते हैं, तो वो कौन बताया, थॉमसन मॉडल ने। और इसलिए उसने कहा कि परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या है, उदासीन है। तो ये भी पूछ सकता है कि उदासीन परमाणु मॉडल की व्याख्या किसने की, तो थॉमसन ने। अगला है रदरफोर्ड मॉडल, तो इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है, यानी नाभिकीय भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को। और इन्होंने ही परमाणु के नाभिक की खोज की, ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, परमाणु में नाभिक की खोज के लिए 1908 में। तो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पहला आएगा कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, और दूसरा आएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज के लिए नोबेल की पुरस्कार किसके मिली। तो दोनों के लिए आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। अगला देखिए उन्होंने किस चीज़ पे अपना वो परमाणु पे काम किया था, तो उन्होंने अल्फा कण के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी प्रकीर्णन पर उन्होंने मतलब अल्फा रे कैसे चमकता है, प्रकीर्णन करता है, उस पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया यानी प्रयोग किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी पर टकराता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए इमेज बताया हुआ है कि ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, सोने की पन्नी है, और इसमें छेद करके क्या हो रहा है, बाहर में एक निष्कर्ष निकल रहा है कि सोने की पन्नी से क्या है वो बाहर आता है। तो ये अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और अल्फा कण को सोने की पन्नी पर टकरा कर किसने एक्सपेरिमेंट की, तो रदरफोर्ड ने। दोनों तरीके से याद रखेंगे। तो उसका निष्कर्ष जब उन्होंने निकाला तो क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसके नाभिक कहते हैं, यानी ये परमाणु है और ये क्या है, बीच वाला क्षेत्र पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, ठीक है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक ही होता है, यानी इसमें कौन कौन से होते हैं चीज़ें, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पहला प्रश्न क्या आएगा कि नाभिक में कौन होता है, पूरे परमाणु के मध्य में कौन सा भाग होता है, तो नाभिक, और इस नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसी के बाहर में कौन सा फॉलो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। दोनों तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला दिया था बोर का मॉडल, यानी परमाणु संरचना के बारे में एक और वैज्ञानिक ने दिया था, वो कौन थे, बोर मॉडल। और इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, मतलब जैसे ये है तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमते रहते, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव होता है तो गोल गोल पूरे तरीक़े से माइनस मैंने क्यों दिया, क्योंकि निगेटिव होता है इसलिए दिया, और कोई रीज़न नहीं है। ये किसने दिया था, तो बोर मॉडल ने। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन हर हाल में क्या करती है, कक्षा का यानी ऑर्बिट का चक्कर लगाती है, ठीक है। किसने कहा, बोर ने।
अगला है संयोजकता वैलेंसी। अब अगला है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या में क्या होगा कि जब एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। मतलब जितना भी एक, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें जितना भी प्रोटॉन की संख्या होगा ना, अगर 2 होगा तो 2 परमाणु नंबर, 4 होगा तो 4 परमाणु नंबर। तो ये याद रखना कि परमाणु संख्या कैसे निर्धारित होता है, प्रोटॉन की संख्या के आधार पे। ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा। इसे हम कैसे चिन्हित करते, तो जेड लिखा, जैसे लिखा Z6, तो क्या हुआ, इसमें कितना परमाणु संख्या, 6 परमाणु संख्या। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और अगला है द्रव्यमान संख्या। वो क्या था, परमाणु संख्या, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें क्या था, सिर्फ प्रोटॉन था, और इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जिसमें हम सिर्फ प्रोटॉन की गणना करेंगे वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और जिसमें हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की गणना करेंगे वो क्या होगा, मास नंबर यानी द्रव्यमान नंबर। ठीक है, भुलाइएगा मत। तो ये समझ में आया। यहाँ पे एक आप चीज़ याद रखिएगा, जिससे वो इस तरीके का द्रव्यमान संख्या, इसी तरीके का परमाणु संख्या दे देगा, तो उसको आप निकालिएगा कैसे। तो पहला बात याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे अल्युमिनियम का दिया हुआ है ना, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 13, तो जो ऊपर में होगा ना उसे हम हमेशा मानेंगे मास नंबर। ठीक है, और नीचे वाला क्या मानेंगे, परमाणु नंबर। ठीक है, तो पहला बात हो गया कि ये वाला दे देगा अल्युमिनियम, और इसी तरीके का क्वेश्चन दे देगा, तो पूछेगा बताइए इसमें परमाणु नंबर कितना है। तो अगर आपको ये चीज़ पता रहेगा तो सीधे 13। ठीक है, और पूछेगा कि मास नंबर कितना है, तो डायरेक्ट 27। लेकिन पूछ देगा कि इसमें प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन आपको पता है परमाणु संख्या में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 13। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन। पहले तो हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास बराबर, मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला देखिए, जैसे प्रोटॉन की संख्या 13 दी हुई है ना, और मास संख्या कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन। तो फार्मूला होता है मास संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास संख्या यहाँ पे 27 है, तो 27 बैठा देंगे, है ना। प्रोटॉन संख्या कितना है, 13, तो 13 बैठा देंगे, और प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस 13, सॉरी 27 माइनस 13, तो ये हमारा न्यूट्रॉन कितना हो गया, 14। तो इस तरीके से आपको फार्मूला बेस भी अगर क्वेश्चन देगा तो आप याद रखिएगा। अगला है आइसोटॉप यानी समस्थानिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा समस्थानिक यानी जिसमें स्थान संख्या, जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, समस्थानिक यानी जिसके स्थान में परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। और समभारिक किस में कहेंगे, जैसे आइसो बार आगे दिया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे समभारिक। तो इसमें क्या, समभारिक यानी जिसमें समान द्रव्यमान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग हो, भार को ही ना द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और सम न्यूट्रॉनिक यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, है ना। सब में देख रहे हो ना, नाम में ही स्पष्ट है, सीधे एग्जाम में पूछेगा कि जिसकी समान द्रव्यमान हो और परमाणु संख्या अलग हो, उसे क्या कहेंगे, तो समभारिक। इस तरीके से याद रखिएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था हाइड्रोजन का आइसोटॉप 3 होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम में 1 हाइड्रोजन है, ड्यू मतलब 2 होता है ना, ड्यू मतलब 2 होता है, तो 2 है ड्यूटेरियम में। और ट्री मतलब ट्री होता है, फोर्थ मतलब फोर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब हम ना आइसोटॉप का कुछ यूज़ देख लेते हैं। जैसे U235, तो चट्टान की आयु का ज्ञात, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, तो उसका चट्टान की उम्र, मतलब वो जो वहाँ पे चट्टान है पहाड़ पे, वो कितना साल पुराना, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
U235 आइसोटॉप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उस चट्टान की उम्र का पता लगा पाएंगे। ठीक है। अब है कि हम रक्त का थक्का जम जाता है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि रक्त का थक्का जो जम गया वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम Na24 यानी सोडियम 24 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे U से फुल फॉर्म होगा यूरेनियम 25, सॉरी यूरेनियम 235। उसके बाद देखिए, अगर रक्त में कैंसर हो गया यानी खून में कैंसर हो गया तो उसे हम कैसे नियंत्रित करेंगे? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके करेंगे। ये सब क्या है? आइसोटॉप का उदाहरण है। ट्यूमर अगर शरीर में होगा तो उसके कैसे पता करेंगे? तो आर्सेनिक 74 यानी AS74 के इस्तेमाल से। अगर थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में हो गया तो उसे कैसे करेंगे पता? तो आयोडीन 131 के कारण हो गया, इससे पता करेंगे। अगर हमारे शरीर में ल्यूकीमिया हो गया तो उसका उपचार कैसे करेंगे? तो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करके। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है और उससे जो बीमारी हो तो उसके लिए क्या करेंगे पता करने के लिए? लोहा 59 का प्रयोग करेंगे। और एक और फैक्ट याद रखिए कि सबसे ज़्यादा आइसोटॉप किस में होता है? तो पोलिनियम में होता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा, या मैं सर का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने केमिस्ट्री की 9-10 की किताब पढ़ी ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब कुछ चीज़ें जो वहाँ पे नहीं थी वो मैं इसमें बता देता हूँ। पहला बात कि पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन होती है? तो प्लाज्मा। ठीक है। पदार्थ का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। अब तक कितने एलिमेंट तत्वों के ज्ञात हो चुके? तो 118। सबसे उच्च गलनांक कौन है? कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लूटोनियम। ये सब हमने पढ़ चुका है ऊपर में। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे आसवन विधि है जो पृथक्करण यानी अलग करते हैं, जैसे A+B, तो इसे हम अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण। तो जैसे द्रवों के मिश्रण को अलग करना, यानी द्रव मतलब क्या होता है? पानी वाला पदार्थ, उसको मिश्रण को अलग करने के लिए हम कौन सा विधि अपनाते हैं? आसवन विधि। समुद्र जल एवं अशुद्ध जल को शुद्ध किस विधि से करते हैं? तो आसवन विधि। जल आ गया ना इसमें, इसमें भी अल्कोहल जल आ गया, तो आसवन विधि। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर करना है ना, वाष्प क्या होता है? ऊपर जाता है, तो ऊर्ध्व है ना, यानी ऊपर जाना। इस तरीके से याद रखेंगे। उसके अलावा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि को पदार्थ को शुद्ध किसके विधि द्वारा करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। वाष्प का दर में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? संघनन। और उसके बाद क्या होता है? बारिश होता है। पिटकारी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कौन है? अस्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन। उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि को पृथक किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि। अगला है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु मंडल रदरफोर्ड ने दिया, पता ही है। अब अगला याद रखिएगा कि सबसे समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? सबसे कम। मतलब कोई भी ऑर्बिट में जो सबसे नज़दीक जो होगा, कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी पदार्थ, उसका ऊर्जा क्या होगा? सबसे कम होगा। जो सबसे दूर होगा उसका ऊर्जा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। अब हम ना कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के कितने एलिमेंट है? यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थेरियम। ठीक है। और रेडियम एलिमेंट कौन कौन सा चीज़ें ओरिजिन करती है? तो वो अल्फ़ा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ठीक है। बाकी चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। अब यह कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किस में होती है? तो गामा किरण में होती है। ठीक है। वेदन क्षमता सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम किस में होती है? तो गामा किरण में। कोबाल्ट 60 जिससे हम कैंसर का उपचार करते हैं वो कौन है? तो गामा किरण। दो तरीके से पूछ सकता है कि कैंसर के उपचार में कौन सा किरण का उपयोग होता है? तो गामा। कौन सा आइसोटॉप का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60।
अगला है कि रेडियम की खोज किसने की, तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। और रेडियम को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो पिंच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र कैसे ज्ञात होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है ना। पुरानी चट्टान की आयु का कैसे होता है, तो यूरेनियम डेटिंग U25 जो हमने ऊपर पढ़ा। अगला है कि भारी नाभिक को दो बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, मतलब जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। परमाणु बम के सिद्धांत किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन। हम परमाणु बम को क्या रोक सकते नहीं ना, एक बार फट गया तो सब फट गया। परमाणु बम में कौन सा तत्व यूज होता है, तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। परमाणु बम किसने बनाया था, तो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ये VBI क्वेश्चन है क्योंकि इस पे फिल्म आ चुका है तो पूछ सकता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पे। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। अगला है प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है जिसका नाम क्या है, अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में हमने ऊपर पढ़ा, DTO भारी जल या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किसका होता है, तो DTO एवं द्रव सोडियम का। भारत में नाभिकीय रिएक्टर के रूप में ईंधन का किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम 238 का। भारत में प्रचुर नाभिकीय ईंधन कौन उपलब्ध है, तो थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम का। और यूरेनियम का प्रयोग बिजली बनाने में भी होता है, याद रखिएगा। भारत का परमाणु संयंत्र तारापुर में और इसके अलावा भी अन्य जगहों पे है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा भारत का मैप है, तो इस पे हम देख लेते हैं जो पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट हमारे देश में। तो जैसे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन का है, राजस्थान में। काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन का है, गुजरात में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का है, महाराष्ट्र में। कैगा जनरेटिंग स्टेशन का है, कर्नाटक में। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन का है, तमिलनाडु में। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है, किसके कारण, तो सेलुलोज के अवकरण के कारण। जंग लगता किसके, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, हमने ऊपर में देखा। श्वसन क्रिया में क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का, पता ही है। श्वसन में शर्करा होता है, ऑक्सीकरण का। ये सब हमने ऊपर देख लिया। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा को। बाकी हमने देख लिया, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सफ़ेद सोना प्लेटिनम, ये सब। तो सबसे विषैला धातु प्लूटोनियम। धातु का निष्कर्षण अयस्क होता है, हमने देखा। स्वार्थिक प्रत्यास्थ यानी मैलिएबल मेटल कौन है, स्टील है। पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। फिर कौन पाया जाता है, लोहा। पृथ्वी पर सबसे कम कौन धातु पाया जाता है, तो स्टेटिन। भूपर्पट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। और दूसरा सिलिकॉन। आशा धातु किसे कहते हैं, यूरेनियम को। भय की धातु किसे कहते हैं, प्लूटोनियम को। भविष्य की धातु किसे कहते हैं, टाइटेनियम को। और चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु कौन है, सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम। यानी ये क्या होता है, सबसे एकदम हल्का होता है, इसको पनीर की तरह काट सकते हो आप। सोडियम की अधिकता से क्या होता है, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है ना। सोडियम का संग्रहण कहाँ किया जाता है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में। सोडियम का जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि के बंद हवा में शुद्ध करने में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम पैराऑक्साइड। पैराऑक्साइड से याद रखिएगा, पैराशूट से जंप करने पे जहाज से क्या होता है, हम सीधे गिर जाते हैं ना। इस तरीके से ट्रिक बना के याद रखिएगा। धातुओं का राजा किसे कहते हैं, सोना। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट। और आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट। क्यों, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत पतला होता है, उसका अगर आप गाना पहनेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना।
18 कैरेट सोना में शुद्धता कितना होता है? 75%। कृत्रिम सोना यानी आर्टिफिशियल सोना किसे कहते हैं? रोल्ड गोल्ड को। रोल्ड गोल्ड में कौन कौन सा मेटल पाया जाता है? तो तांबा और एल्युमिनियम। सोना को आभूषण बनाने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा को। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम यानी Au। झूठा सोना या बेवकूफ़ा का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड या आयरन पायरेट। पायरेट का मतलब ही होता है चोरी करना, है ना। सोने को घोला कहाँ जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड को। हमने पढ़ा ऊपर में, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। सोना चांदी को शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल। चांदी के सतह को काला कर देती है ओजोन गैस। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। हमने ऊपर पढ़ा भी। कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशिला धातु कौन है? आयोडीन है। धातुई चमक पाई जाती है किस अधातु में? आयोडीन में। सबसे भारी गैस अधातु नॉन मेटल कौन है? रेडॉन। ये सब हमने पढ़ चुका है। राइबोजियम कहाँ पाया जाता है? जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। दलहन पौधों की जड़ों में। ऐसे भी पता है कि पौधों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? हैबर विधि के द्वारा। रेफ्रिजरेटर को जल में ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस को। दिया सलाई में कौन सा गैस प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन का। चूहा को विष के रूप में क्या देते हैं? जिंक फॉस्फाइड। अंडे के समान गंध कौन देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए यानी मतलब उसमें खुशबू लाने के लिए इथिल एसीटेट। डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग। बेकरी को ब्रेड बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यीस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम पढ़ चुके हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.52 और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.47। 1 कैरेट हीरा बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम। हीरा का उपयोग कांच काटने में होता है। काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है? स्नेहक के रूप में। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ किसके बने होते हैं? कार्बन का। यूरेनियम का प्रयोग हमने देखा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता का। सोल्डर यानी टंका किसका मिश्रण है? सीसा व टीन का। कांसा किसका है? तांबा व टीन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका है? तांबा, निकेल और टीन का। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता, टीन का। बेल मेटल तांबा और टीन का। डच मेटल तांबा और जस्ता का। बारूद सल्फर, चारकोल और सेवरा का। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन, निकेल का। अमलगम पारा एवं अन्य धातुओं का। अगला याद रखिएगा कि पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो आयरन के साथ। पारा को कहाँ रखा जाता है? लोहे के पात्र में। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा व कार्बन का। स्टील को कठोरता के लिए क्या करते हैं? कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 1.5%। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन एवं नमी। ये जो हम जिंक की परत लगाते हैं लोहे पे उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड हमने देखा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा सबसे कम किस में होगी? पिटवा लोहा, क्योंकि सबसे शुद्ध है। सबसे निम्न किसका होता है लोहा का? तो ढलवा लोहा सबसे खराब प्रकार का होता है लोहा।
कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी, ढलवा लोहा में, क्योंकि ये सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है, यानी सबसे खराब लोहा होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, निकेल का। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु या मिट्टी। गैस में गैस का विलयन वायु। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन जल एवं अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कोहरा एवं बादल। गैस में ठोस का विलयन धुआं एवं वायु। द्रव में गैस का विलयन को हम क्या कहते हैं, सोडा वाटर। ठीक है। ठोस पदार्थों की विलीयता से ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी द्रव में गैस की विलीयता बढ़ाने से क्या होगा, ताप घट जाएगा, क्योंकि उसका गैस बढ़ने से क्या होता है, भार कम जाता है ना। दाब बढ़ाने पर द्रव की गैस में विलीयता बढ़ जाएगी। अगला है निलंबन कणों का आकार कितना होता है, 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, 10⁻5 से 10⁻7 तक। दूध कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, पायस होता है, यानी इमल्शन होता है, यानी इसमें सिर्फ द्रव ही पाया जाता है। तत्वों का यानी एलिमेंट का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, डोबेरनेर ने। ठीक है। त्रिक नियम का किसने दिया था एलिमेंट का, तो डोबेरनेर ने। और अष्टक नियम यानी 8 नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने। और आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बताया था, तो मेंडलीफ ने। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रयोग किया था, एक है पीरियोडिक टेबल, उसको किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने। और एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसको किसने दिया था, मोसले ने। ठीक ना, मोसले ने। एक पीरियोडिक और एक मॉडर्न पीरियोडिक। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसका आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान, यानी जो परमाणु में जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही क्या होगा, तत्वों का आवर्तों का संख्या होगा। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 9, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। लेकिन जो मोसले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल दी उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मोसले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यानी हम कैसे सजाते हैं, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या, मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। कुल एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 118। कुल मेटल कितने हैं, धातु 91। किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कितने हैं, 27। पीरियोडिक टेबल में गैस कितने हैं, 11। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में गैस वाला वर्ग कौन है, यानी पार्ट कौन है, तो शून्य वर्ग और 18वां भाग। मतलब जैसे 1 से लेकर 18 तक पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें जो पहला शून्य है और जो 18वां है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, गैस है। ठीक है। उत्कृष्ट गैस किस वर्ग को कहते हैं, तो 18वां वर्ग। मतलब 18वां भाग में जो भी गैस है उसे हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा, आप उसके हिसाब से याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। बेसिकली पहला नंबर पे हाइड्रोजन है, फिर दूसरा नंबर पे हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके है ना। आवर्त सारणी को अधातु को यानी नॉन एलिमेंट को किस ओर स्थान दिया गया, तो दाहिने ओर। जैसे अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इसके दाहिने ओर है ना। अब पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया, तो 4 ब्लॉक में। कौन कौन, SPDF। हीलियम किस ब्लॉक में, तो S ब्लॉक में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीलियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम। अब ये जब पीरियोडिक टेबल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। अगला है कि हीलियम को छोड़कर सभी अकीरिय गैस यानी नोबल गैस किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो P ब्लॉक। तो एग्जाम में 2 तरीके से पूछेगा। पहला पूछेगा कि नोबेल गैस किस किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो P ब्लॉक और S ब्लॉक। ठीक है। S ब्लॉक क्यों, क्योंकि S ब्लॉक भी हीलियम जो पाया जाता है वो भी क्या, नोबल गैस के पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ चुका है अभी। मुद्रा धातु किस वर्ग को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में, तो वर्ग B को कहा जाता है।
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है? तो वर्ग 7 की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होती है? क्लोरीन में। प्रत्येक आवर्त का यानी प्रत्येक पीरियोडिक का पहला सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु होता है, यानी एक बेस एलिमेंट होता है। और अंतिम अवस्था क्या होता है? निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस होता है। अब पूछेगा कि बताइए कि पीरियोडिक टेबल का तीसरा समूह क्या है? तो क्षारीय यानी बेसिक नेचर का। और चौथा समूह क्या है? अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का। अब है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 17वां वर्ग समूह को क्या कहा जाता है? हैलोजेंस कहा जाता है। और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजेंस का क्या नाम है? क्लोरीन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन का क्या नाम है? आयोडीन। और सबसे हल्का हैलोजन एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। और हैलोजीन में भी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव कौन है? तो फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट किस में होता है? फ्लोरीन में। ये हमने देख ही लिया। अगला है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। पूछेगा पृथ्वी पे कौन कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी ये हमने देख लिया। अगला है कि भारी जल कितने डिग्री पर जम जाता है? तो 3.8 डिग्री पर। इसका अणुभार कितना होता है? 20। अगला याद रखिएगा कि जल तो पता है कि H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है, लेकिन वो याद नहीं रखना। याद ये रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। और आयतन कितना होता है? 2:1। सर्वाधिक विलायक कौन है? जल। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और शुद्ध जल का द्रवनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप कौन है? वर्षा का जल। जो बारिश होता है वो सबसे शुद्ध जल है। जल का pH मान कितना है? 7। जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते वो क्या होता है? कठोर जल। और जो झाग उत्पन्न करते वो कहता है? मृत जल। जल की कठोरता दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। जल में कठोरता का कारण क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आंसू गैस का प्रयोग कौन होता है? अमोनिया। आंसू गैस कौन होता है? जब जैसे कभी झड़ंत होता है तो पुलिस क्या करती है? आंसू गैस छोड़ती है, जिससे क्या होता है? भीड़ भाग जाता है ना, उससे लोगों की आंखें चिलमिलाने लगती। ठीक है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? प्रिस्टले को या नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, दोनों नाम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। कच्चे फल को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एथिलीन या एसिटिलीन। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? एसिटिलीन व ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा प्रकृति होता है? अम्लीय। ये सब तो पता है। सोडा वाटर के बोतल के खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम सांस लेने के लिए कौन सा गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम। वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या एक उदासीन प्रकार का है। अग्निशामक यंत्र यानी मतलब कि जो चीज़ें हैं जिससे हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? शुष्क होता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। हो गया। ये देख लिया, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस कोई एक भरा जाता है। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल, खट्टे फल में स्कार्बिक अम्ल, आंवला में स्कार्बिक अम्ल क्योंकि खट्टा होता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल। मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर का निर्माण टार्टेरिक अम्ल से होता है। अम्ल में से कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहता है? तो हाइड्रोजन।
फलों को संरक्षित करने तथा रबर के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थ के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जल वर्षा का जल जब 5.6 से कम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिड वर्षा, हमने पढ़ चुका है ऊपर। एसिड वर्षा यानी अम्ल वर्षा में कौन कौन से गैस होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये भी हमने पढ़ा समुद्री जल और डिहाइड्रेशन में कौन सा पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। अब हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पीएच मान वगैरह। जैसे ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये पढ़ ही लिया। समुद्री जल का पीएच मान कितना, 8.4। शुद्ध जल का 7 हो गया। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6। नींबू का पीएच मान 2.2। कॉफ़ी का पीएच मान 5.5। अंडा का 7.7। सिरका का 2.4। शराब का 2.8। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। इसमें कच्चा तेल में कौन सा कैसे शुद्ध किया जाता है कच्चा तेल को, तो प्रभा जी आसवन के द्वारा, ऊपर पढ़ा। वैसलीन निकाला जाता है किससे, पेट्रोलियम से। द्रव सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम की गुणवत्ता कैसे प्रदर्शित होती है, ऑक्टेन नंबर के आधार पे। और डीजल की क्वालिटी कैसे पता करते हैं, सीटेन नंबर के आधार पे। सबसे अच्छा ऑस्फोटरोधी यौगिक कौन है, टेट्रा एथिल लेड। बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनता है, पॉलीएमाइड का। रेनकोट कैसे बनता है, पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है, ये सब पता ही है। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इथाइल एसीटेट का। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन कौन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक क्या होता है, मीथेन। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, हो चुका। कोयलों के खानों से निकलती है मीथेन गैस। ईंधन में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग होता है, प्रोनोदक। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को। भाप अंगार गैस या जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस से क्या निकलती है, मीथेन गैस। गोबर गैस का आविष्कार सीबी देसाई जी ने किया था। बायोगैस गोबर गैस का भी एक पार्ट है, तो ये क्या मीथेन गैस से निकलता है। बायोगैस संयंत्रण में क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता है। घरों में कौन सा नेचुरल गैस का प्रयोग होता है, एलपीजी पता है, एलपीजी का मिश्रण ये सब पता है। लेकिन प्रमुख घटक कौन होता है एलपीजी का, ब्यूटेन। और ऐसे ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है, ब्यूटेन। एलपीजी से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए कौन सा गंध मिलाया जाता है, सल्फर में यौगिक यानी मिथाइल मार्कोप्टेन। मुलायम कोयला कौन होता है, बिटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट। ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का। एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति ग्राम में। प्राकृतिक रबर बहुलक कौन है, आइसोप्रीन। ये प्राकृतिक रबर है, ठीक है ना। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वल्नीकरण करते हैं। रबर आसानी से कहाँ घुल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में। पीवीसी किसका बहुलीकरण है, विनाइल क्लोराइड का। नायलॉन का आविष्कार वैलेस एच कैराथॉस ने की थी। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। रेयन का निर्माण सेलुलोज से होता है। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। कांच के निर्माण में बालू, सोडा, चूना पत्थर होता है। कैमरा, दूरबीन, लेंस व विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फिलिंट कांच। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। धूप चश्मा के लेंस बनाने में क्रूक्स कांच का उपयोग होता है। और चश्मा लेंस बनाने में क्राउन कांच का उपयोग होता है। सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट। इसकी खोज जोसेफ स्पिंडर ने की थी। पोर्टलैंड सीमेंट चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम का गठन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैमनोफिकेशन होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है यानी पेशाब में। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, क्योंकि यूरिया के कारण, है ना।
इसमें अमोनिया होता है ना। दंत मंजन का पाउडर किससे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर किससे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। रस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ होता है? पीने के जल को शुद्ध करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला याद रख लीजिएगा। दोवा सोडा ये सब हो गया। डीडीटी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये किससे बनाया जाता है? तो क्लोरल से। ये याद रख लीजिएगा, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3। और ये चिली सोडा यानी सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला NaNO3। कार्बन माइट का सूत्र NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइट। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक कौन है? ट्राइनिट्रोटॉल्यूइन। ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। इसमें क्या क्या पाया जाता है डायनामाइट में? तो नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रेट। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। बारूद का खोज रोजर बेंकम ने किया था और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। RDX का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, यानी एक्सप्लोज मतलब बूम करना, है ना। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। और RDX का सूत्र क्या है? C3H6N6O6। रंजक बनाने में कैरामल का प्रयोग करते हैं। नॉन स्टिक बना होता है टेफ्लॉन का, जिसको हम जानते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से। पटाखों का रंग हरा होता है बोरियम के कारण, और लाल चटक रंग होता है स्ट्रोसीरियम के कारण। वाटर ग्लास एक सोडियम सिलिकेट है। चीनी शोधन के लिए जो प्रयुक्त रंजन होता है वो बोन ब्लैक होता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल्तर। पोटेशियम की खोज ये नहीं। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा लेपन करते हैं? जिंक क्लोराइड का। और ये किससे बना होता है? तो जस्ते के फूल से। ऑडियो और वीडियो पर टेप लगाते हैं आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का पता है, ऊपर में हमने पढ़ लिया है ना। बर्तन में कलाई के लिए प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का। बेकेलाइट का निर्माण होता है फिनॉल से। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रिया को कम करने में। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का होता है उपयोग। वुड स्पिरिट कहलाता है मिथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन किससे बनता है? इथाइल अल्कोहल से। अगर विद्युत यानी इलेक्ट्रिक से आग लगता है तो उसे हम कैसे बुझाएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से। एस्प्रिन का साधारण नाम क्या है? एसीटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इसके अलावा ना कुछ और चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए ना एक भी क्वेश्चन। तो जैसे एक होता है ना केमिकल कंपाउंड्स, है ना, और एक होता है कॉमन नाम और एक होता है केमिकल फार्मूलाज। केमिकल कंपाउंड के मतलब जो रासायनिक नाम उसके पहले से हैं, और कॉमन नेम मतलब जो हम अपने जीवन में डेली में इस्तेमाल करते। और तीसरा है फार्मूला, यानी उसका फार्मूला क्या है। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो इसको हम ना देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है सोडियम कार्बोनेट, और इसे कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। अगला है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरिट, और इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, और इसका फार्मूला है CaClO2। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नाम क्या है? कास्टिक सोडा, और फार्मूला क्या है? NaOH। अगला है सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नाम क्या है? वाशिंग सोडा, फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन नेम ड्राई आइस, और केमिकल फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कॉपर सल्फेट, कॉमन नेम ब्लू विट्रियल, फार्मूला CuSO4। अगला है फेरस सल्फेट, कॉमन नेम ग्रीन विट्रोल, फार्मूला है FeSO4। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नेम ऑयल ऑफ विट्रोल,
फार्मूला है H2SO4। अगला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। अगला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, कॉमन नेम जिप्सम, फार्मूला है CaSO4 2H2O। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम, फार्मूला है CaOH2। अगला है सोडियम नाइट्राइड, कॉमन नेम है काइल साल्ट पीटर, फार्मूला है NaNO3। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, कॉमन नेम साल्ट पीटर, फार्मूला है KNO3। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला है कॉमन नेम है म्यूरेटिक एसिड, फार्मूला है HCl। उसके बाद कुछ और चीज़ देख लीजिएगा, जैसे कि बायोगैस कंपोजिशन, यानी बायोगैस किसमें कितना परसेंट होता है ना। तो मीथेन में कितना होता है 50 से 75, कार्बन डाइऑक्साइड में 25 से 50, नाइट्रोजन में 10 से 20, हाइड्रोजन में 0 से 1, हाइड्रोजन सल्फाइड में 0 से 3 और ऑक्सीजन में 0 से 0.5%। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं दावा करता हूँ कि इसमें मैंने घटना चक्र, ठीक है, प्लस NCERTs, प्लस जितने भी मिसलेनियस है ना, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि एग्ज़ाम में आ चुका है या आने की संभावना है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। और होपफुल्ली अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा ना तो 4 बनेंगे, गारंटी बनेंगे। आपसे नहीं बनेंगे तो याद रखना किसी से नहीं बनेंगे। मैंने बहुत डीप इस पर रिसर्च की है, उसके बाद चीज़ों को मैंने डिलीवर की है। तो ऑल द बेस्ट। मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथ बड़ा नहीं करूँगा। अगला वीडियो हमारा नो डाउट बिहार स्पेशल करेंट अफेयर पे मैं लाने वाला हूँ। कल उसका मैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर लाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। देखिए अगला वीडियो फिर। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।